चलिए, कहां तक खेला खेला जा चुका था ये बताइए। कार्ब एनायन की बातें यहां पर चल रही थी। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने सुलटाने की कोशिश की थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बता दो, आखिरी कौन सा था? 8 था क्या? क्वेश्चन नंबर 9 उधर नहीं दिख रहा है क्या? अब दिखा क्या? ये अलग नौटंकी है। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर अपन बात करना चाहें तो किस प्रकार की बातें होंगी? कुछ इस प्रकार से हमारे सामने एनायन दिया हुआ है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों के बीच में। चलिए, पहले इनको सुलटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। टेस्ट आपका नजदीक आ रहा है। तैयारी तो जोरों पर चल ही रही होगी। चल चल के बहुत दूर चली गई होगी। हाँ, पेपर इस बार आपको बढ़िया मिलेगा। अच्छा पेपर, मतलब करके आपको तबीयत खुश हो जाएगा। आपको लगेगा जैसे नीट में बैठे हुए थे। नहीं, सुलटने वाली कोई बात नहीं होगी। मतलब बिल्कुल, जो नीट में आ नहीं सकता उस पर बात करना ही बेवकूफी है। बायो का भी बढ़िया बनाऊंगा मैं। अब अगर अगला लॉकडाउन आया तो मैं बायोलॉजी ही पढ़ूंगा। अब सबके टेलीग्राम पर वीडियो लेक्चर तो अवेलेबल है ही। आजकल हर कोई मास्टर बन जाता है।
उसका क्या सस्ता है क्या? सबके पास होगा। ये कई बार क्या होता है कि सस्ती बीमारी भारी पड़ जाती है। हैं? क्या बात है? अच्छे सजेशन देते हैं आप लोग। अभी जहां है सही है। चलिए पहले क्वेश्चन का जवाब देंगे। पहले क्वेश्चन के बारे में क्या ख्याल आता आपका? सबसे ज्यादा स्टेबल, सेकेंड, देन थ्री एंड देन वन। ये हमारे सामने स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन रहेगा। आप जानते हैं यहां से कौन सा इफेक्ट लगेगा? माइनस साइन। यहां से भी कौन सा इफेक्ट लगेगा? माइनस आई। और आई इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। क्लियर? बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करना चाहें तो बताइए स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होना चाहिए? सबसे ज्यादा तो स्टेबल रहेगा फर्स्ट, क्योंकि यहां से माइनस आई कमाल ही लग जाएगा। क्लियर? फिर यहां से क्या लगेगा? माइनस आई। फिर यहां से भी क्या लगेगा? माइनस आई। यहां से भी क्या लगेगा? माइनस आई। देखिए ये इसलिए आगे निकल गया क्योंकि डिस्टेंस में सबसे नजदीक है। क्लियर? तो इसको तो सबसे आगे रखना ही पड़ेगा। माइनस आई का अपन जानते हैं। माइनस आई के केस में क्या देखते हैं? डी एन पी, डिस्टेंस, नंबर एंड देन पावर। क्लियर? इन सभी का डिस्टेंस आप देख पा रहे होंगे, सभी सेम डिस्टेंस के ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं। क्लियर? इन सभी में डिस्टेंस क्या है? सेम। तो फिर क्या देखेंगे अपन? नंबर। नंबर भी सभी में लगाने वाले एक एक। तो फिर क्या देखेंगे? पावर। और NO2 आप जानते हैं माइनस आई में हैलोजेंस का क्या होता है? पापा। तो फिर हमारे सामने आएगा सेकंड। फिर फ्लोरीन और क्लोरीन में कौन होता है? फ्लोरीन थर्ड। और फिर कौन सा आ जाएगा? फोर्थ। दिस विल बी द स्टेबिलिटी ऑर्डर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में क्या ख्याल है? 3 2 3 उसके बाद 2 उसके बाद 1। काफी लोगों का यही आंसर आया क्या? गलत है। क्या है? बहुत ही गलत आंसर है। सबसे ज्यादा स्टेबल होगा फर्स्ट, उसके बाद आएगा थर्ड, और उसके बाद आएगा सेकंड। क्लियर? बेसिकली दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू आईओसी। पहला पार्ट जो है वो आईओसी एक्सप्लेन करेगा। आपने क्या देखा कि यहाँ पर प्लस आई का लोचा देख लिया या फिर रिंग स्ट्रेन देख ली। आप एनाइन की स्टेबिलिटी कंपेयर कर रहे हैं, ध्यान रखें। किसकी स्टेबिलिटी कंपेयर कर रहे हैं? एनाइन की। अगर अपन बात करना चाहें तो जिस ऑर्बिटल के अंदर ये लोन पेयर अवेलेबल होगा उस ऑर्बिटल के अंदर परसेंटेज एज कैरेक्टर सबसे ज्यादा है। आप जानते हैं यहां पर बॉन्ड एंगल कितना है? 60 डिग्री। अगर इन बॉन्ड्स के बीच में बॉन्ड एंगल कम है तो इन बॉन्ड्स में परसेंटेज एस करेक्टर क्या होगा? कम। अगर यहां परसेंटेज एस करेक्टर है तो गया कहां पर इन बॉन्ड्स का? इसमें और इसमें। क्लियर? तो जिस ऑर्बिटल के अंदर ये लोन पेयर अवेलेबल है इसमें क्या है? मोर परसेंटेज एस करेक्टर। मोर परसेंटेज एस करेक्टर आपको यहां पर देखने को मिलता है। मोर परसेंटेज एस करेक्टर का मतलब है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लियर? तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर है, हाईली स्टेबल होगा। इन दोनों से ज्यादा स्टेबल होगा। आपको इंडक्टिव से पहले ये देखना पड़ेगा कौन से ऑर्बिटल के अंदर ये नेगेटिव चार्ज मौजूद है। कल भी शायद हमने बातें की थी, याद करो। ट्रिपली बॉन्डेड वाला जब था तो हमने बोला था नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट इन sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। जिस ऑर्बिटल के अंदर वो प्रेजेंट है उसमें परसेंटेज एस करेक्टर क्या होगा? ज्यादा। बताइए यहां कौन सा? इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताइए? sp3। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताइए? sp3। जिन ऑर्बिटल के अंदर ये नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है उसमें परसेंटेज एस करेक्टर कितना है? 25। कितना है? 25। और यहाँ 25 से ज्यादा। मोर परसेंटेज एस करेक्टर मतलब इसमें नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की एबिलिटी क्या रहेगी? ज्यादा। एक लेवल थोड़ा सा ऊपर और जाना चाहूंगा। बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, शानदार। मान लीजिए ये ध्यान रखना, मिथाइल कार्बोनाइन से भी ज्यादा स्टेबल होता है ये। किससे? मिथाइल से भी। sp3 में और किसके अंदर है? sp3, लेकिन मोर परसेंटेज एस करेक्टर। अगर हमारे सामने ये 3 मेंबर्ड रिंग आ जाए, क्या आ जाए? 3 मेंबर्ड रिंग इस प्रकार से। फिर हमारे सामने 4 मेंबर्ड रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज आपको दिखाई दे जाए, और फिर हमारे सामने 5 मेंबर्ड रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज आपको दिखाई दे जाए, ये हमारे सामने रहने वाला है। तो देखिए अगर अपन बात करें ना तो बड़ी आसानी से आप आंसर दे सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव। आंसर तो आ जाएगा बट एक्सप्लेनेशन विल बी रॉन्ग।
बहुत सारे बच्चों को लगता है यहाँ पर 2 कार्बन, यहाँ पर 3 कार्बन, यहाँ पर 4 कार्बन, प्लस आई बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगी। ये आंसर तो आ जाएगा, बट एक्सप्लेनेशन बिल्कुल गलत है। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन फेंक दिया, लपेट ले जाएगा आपको। ध्यान से सुनना, खास बात इसके अंदर क्या है। खास बात यह है कि यहां पर जिस ऑर्बिटल के अंदर ये लोन पेयर अवेलेबल है उसमें परसेंटेज करेक्टर क्या होगा, ज्यादा। यहाँ बॉन्ड एंगल कितना रहता है, 60 डिग्री। यहाँ 60 डिग्री बॉन्ड एंगल का मतलब इन बॉन्ड्स के अंदर अगर अपन बात करना चाहें तो परसेंटेज करेक्टर क्या है, कम। अगर इन बॉन्ड्स में कम है तो जाहिर सी बात है इसमें और इसमें परसेंटेज करेक्टर बढ़ा होगा। और परसेंटेज करेक्टर अगर बढ़ गया है तो नेगेटिव को होल्ड करने की एबिलिटी बढ़ जाती है, पॉजिटिव को होल्ड करने की एबिलिटी घट जाएगी, नेगेटिव को होल्ड करने की एबिलिटी बढ़ जाएगी। यहां से यहां जाने पर यह एंगल लगभग हमारे सामने होता है 88 डिग्री का। तो आप बताइए इस बार परसेंटेज करेक्टर कम हो जाएगा, यस। इन बॉन्ड्स में अगर बॉन्ड एंगल बढ़ने लगा तो परसेंटेज करेक्टर अब यहाँ क्या होगा, ज्यादा, तो वहां क्या हो जाएगा, कम। और यहाँ और भी क्या हो जाएगा, कम। क्लियर। तो इनमें भी सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा रहेगा, फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, ये हमारे सामने रहेगा। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चंस होते हैं जरा हटके, जो सुलटा के चले जाते हैं गलती से अगर आ गए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताइए क्या ख्यालात है। क्वेश्चन नंबर 12, 3 बिल्कुल सही, 2 फिर हमारे सामने आएगा 1, एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में क्या ख्यालात है, क्या फिर से 3 to 1 आएगा, ये तो मॉक्स के नजदीक निकल जाएगा। एरोमेटिक 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1। एक पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस, 2 पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस, 2 के साथ सॉरी एरोमेटिक करेक्टर। नेक्स्ट में बताइए कौन ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट या सेकंड। फर्स्ट इज मोर स्टेबल, सेकंड। देखिए इनमें आप देख रहे हैं एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुकेशन, इन ईच क्वेश्चन क्या आप चेक कर रहे हैं, एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुकेशन। यहां पर 1 पाई बॉन्ड, यहां पर 2 पाई बॉन्ड, यहां 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, यहां 3 पाई बॉन्ड के साथ डिलोकलाइजेशन, यहां 1 पाई बॉन्ड के साथ डिलोकलाइजेशन। एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुकेशन तब मैटर करता है जब चार्ज सेम एटम टू सेम एटम पर जाए। मतलब सर समझ नहीं आ रही आपकी बात। देखो रेजोनेंस करके नेगेटिव कहां जाएगा, कार्बन पर, कार्बन से कार्बन, यहां भी कार्बन से कार्बन, कार्बन से कार्बन। तो इस टाइप के अंदर एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुकेशन जो है वो मैटर करता है। जिसमें एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुकेशन यानी कि डीलोकलाइजेशन ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा। लेकिन अगर क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप का आ जाए तो फिर उसके अंदर एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुकेशन मैटर नहीं करेगा, एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुकेशन मैटर नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर अगर अपन बात करना चाहें 15, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, हालांकि आप इसको ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। मान लीजिए हमारे सामने यही है, बेंजाइल कार्बन है, यहां पर नेगेटिव चार्ज है। उसके बाद अगर अपन बात करना चाहें तो यहां पर हमारे सामने नेगेटिव चार्ज है, ये नंबर सेकंड है। उसके बाद अगर अपन बात करना चाहें तो यहां पर नेगेटिव चार्ज हमारे सामने है, ये लीजिए नंबर थर्ड हमारे सामने है। यू हैव टू कंपेयर द स्टेबिलिटी, आपको क्या कंपेयर करना है, स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर अपन बात करना चाहें तो बड़ी आसानी से आप इनके जवाब दे सकते हैं। लगाइए अपना दिमाग थोड़ा सा, यहां पर है नेगेटिव चार्ज, यहां पर हमारे सामने फिर से रहने वाला है नेगेटिव चार्ज, एंड यू हैव टू कंपेयर द स्टेबिलिटी। हटा दूं ना ये वाले तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है।
चलिए इन सवालों के जवाब आप जल्दी से देंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप देंगे। 3, 2, 1 एंड दिस इज करेक्ट आंसर। देखिए इसके अंदर आपको क्या देखना है, इसमें एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन मैटर नहीं करेगा। यहां जब भी रेजोनेंस आप करवाओगे तो नेगेटिव चार्ज कार्बन से कार्बन, यहां जैसे ही रेजोनेंस होगा नेगेटिव चार्ज कार्बन से कहां निकल लेगा, ऑक्सीजन। आप इस बात को लेकर एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं? ये देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में से विच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल, फर्स्ट वन और सेकेंड वन? और सेकंड में साफ दिख रहा है ऑक्सीजन पर है नेगेटिव चार्ज, और यहाँ किस पर रहेगा, कार्बन पर। और हमने बोला था सबसे पहले क्या देखना है, साइज एंड देन ईएन। तो बड़ी आसानी से एक्सप्लेन हो रहा है। हालांकि बच्चों को यहां दिखता है कि ये तो कार्बन पर ही है, ये तो लेस स्टेबल आरएस है, ये क्या हमारे सामने मोर स्टेबल आरएस है। यू गॉट द पॉइंट। चलिए अब यहां पर कार्बन टू कार्बन घूमेगा, कितना घूम ले, मैं यहां पर मैटर नहीं करता कि कितना डिलोकलाइजेशन है। अगर ऐसा होता कार्बन से कार्बन वाला जो पहला क्वेश्चन हमारे सामने था, कार्बन से कार्बन पर जाता तो फिर एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन मैटर करता, यहां मैटर नहीं करेगा। और यहां पर आप जानते हैं ये तो गजब का ही -R लगाता है, ये भी क्या लगाएगा, -R। लेकिन NO2 के सामने किसी का मुकाबला नहीं है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा 3 then 2 then 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताइए व्हाट विल बी द स्टेबिलिटी ऑर्डर, सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। देखिए यहां पर आप जैसे ही रेजोनेंस करवाओगे नेगेटिव चार्ज मोर ईएन से कहां निकल लेगा, लेस ईएन। गौर से देखिए, नेगेटिव चार्ज चला जाएगा आपका मोर ईएन टू लेस ईएन, लेकिन यहां जैसे ही आप रेजोनेंस करवाओगे तो नेगेटिव चार्ज जाएगा मोर ईएन टू मोर ईएन, नेगेटिव चार्ज यहां पर जाएगा मोर ईएन टू मोर ईएन। क्लियर? साथ में दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेंगी, इक्विवेलेंट। देखिए इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमेशा इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पहले भी बनी थी। जैसे अगर अपन बात करना चाहें, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बस इक्विवेलेंट के चक्कर में ही सुलटते रहते हैं। ये बेंजाइल कार्बेनाइन पढ़ा था आपने, यस। यहां पर आपने ये एलाइल कार्बेनाइन भी पढ़ा था, यस। बताइए इसकी दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेंगी, इक्विवेलेंट बनेंगे कि नहीं बनेंगे? और इसमें तो नहीं बनेंगी, स्टिल वो क्या है, लेस स्टेबल। तो अपने दिमाग में उतारिए, एक वर्ड बोल देते हैं इक्विवेलेंट, बस फिर सारा काम चल जाता है। हर जगह वो भी नहीं बोलते, आंसर पता होता है पहले से ही कि यहां बोलना है, तो बच्चा क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। यहां पर मेन मुद्दे की बात क्या है, नेगेटिव चार्ज इज गोइंग फ्रॉम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन, बट हियर नेगेटिव चार्ज इज गोइंग फ्रॉम मोर ईएन टू लेस ईएन। और इस टाइप में जो रेजोनेंस होता है वो लेस स्टेबलाइजिंग होता है, और इस टाइप के अंदर जो रेजोनेंस होता है वो मोर स्टेबलाइजिंग होता है, आपको पता होना चाहिए। यहां पर भी ऐसा ही हुआ, देखो गौर से देखो, यहां पर नेगेटिव चार्ज इज गोइंग फ्रॉम लेस ईएन टू मोर ईएन, स्टेबलाइजिंग है। नेगेटिव चार्ज इज गोइंग टू सेम ईएन टू सेम ईएन, और यहां पर भी कार्बन की ईएन क्या है, कम, ऑक्सीजन से तो क्या है, कम है कि नहीं है? तो इस टाइप के में ये मैटर करता है। तो इस क्वेश्चन के बीच ब्रैकेट में यहां पर लिखेंगे नेगेटिव चार्ज इज गोइंग फ्रॉम मोर ईएन टू मोर ईएन एंड इक्विवेलेंट आरएस, नेगेटिव चार्ज इज गोइंग फ्रॉम मोर ईएन टू मोर ईएन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर जा रहा है, एंड इक्विवेलेंट आरएस। जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपके सामने बन रही है वो सेम एनर्जी की बनेंगी। आप जानते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी भी सेम होती है और उनकी एनर्जी भी सेम होती है। अपने तबियत से बात की इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के ऊपर, सुलटा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में क्या ख्यालात हैं, बताइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, व्हाट शुड बी द आंसर, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट। कोई और आंसर भी देना चाहोगे? थर्ड, उसके बाद सेकेंड, और उसके बाद फर्स्ट। और कोई आंसर देना चाहेगा? सेकेंड, देन फर्स्ट, देन थर्ड। चलिए ये सारे ऑप्शन आपने सेट कर दिए, पूरा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल आपने किया है। हालांकि सेकेंड सॉरी फर्स्ट आंसर इज करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट एंड दिस इज इनकरेक्ट। क्या है ना, क्रॉस कॉन्जुगेशन की जो इमेज आपके दिमाग में बनाई गई है ना, वो डिलीट नहीं कर पाएगा कोई। खतरनाक है वो टीचर जो आपके दिमाग में ये इमेज बना के चला गया। बस अफसोस इतना है कि सही बना के चला जाता। आप देखिए अगर अपन बात करना चाहें
तो यहां पर ये रेजोनेंस करेगा, यस। कितना माइनस आर लगेगा? 1। यहां पर नेगेटिव रेजोनेंस करेगा, यस। कितना माइनस आर लगेंगे? 2। आप बताइए नेगेटिव को क्रॉस कंजुगेशन से कहीं नुकसान है क्या? कहीं भी नुकसान है क्या? खुद दिमाग दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालिए, कहीं भी नुकसान है क्या? नहीं। नेगेटिव की तो लॉटरी लग चुकी है, दोनों साइड डिलोकलाइज हो रहा है। ये सीओ 100% नेगेटिव का है, वो सीओ भी 100% नेगेटिव का है। इसमें कितना माइनस आ रहा है? 1। उसमें कितना माइनस आ रहा है? 2। क्लियर? इधर अगर अपन बात करना चाहें तो बताइए ये इधर डिलोकलाइज होगा कि नहीं होगा? होगा। यहां पर हमारे सामने क्या रहेगा? माइनस आर। बताइए ये 100% सीओ नेगेटिव के साथ रेजोनेंस करेगा, यस। लेकिन इधर अगर अपन बात करना चाहें तो कभी इस सीओ के साथ नेगेटिव रेजोनेंस करेगा और कभी इस सीओ के साथ कौन रेजोनेंस करेगा? लोन पेयर। इस बार नेगेटिव को क्या लगेगा? झटका लगेगा, दुखी हो जाएगा ये बेचारा कि मेरा नंबर कट कर रहा है। कौन? लोन पेयर। कौन? लोन पेयर। ध्यान से सुनना, मैं आपको बहुत फनी एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। हालांकि कुछ लोगों को बस आनंद आ जाता है, समझ में आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए अपन ने ये एग्जांपल पहले भी लिया था कि नहीं लिया था? क्रॉस कॉन्जुगेशन का। किसको फायदा किसको नुकसान ये आपको पता होना चाहिए। अब ये क्रॉस के अंदर है ये पाई बॉन्ड, लेकिन इस पाई बॉन्ड को कोई नुकसान नहीं है। इसके साथ भी रेजोनेंस, उसके साथ भी रेजोनेंस। क्या लिखा था अपन ने यहां पर? राज लीजिए, यहां पर क्या लिखा था? सिमरन। अब ध्यान से सुनना, यहां पर अगर अपन बात क्या कर देते हैं? काजल। वैसे देवगन ना आ जाए। क्लियर? ये हमारे सामने है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। आप बताइए राज का कहीं से नुकसान है क्या? सिमरन के साथ भी डिलोकलाइज्ड, यस। इधर से काजोल के साथ भी डिलोकलाइज्ड, यस। नुकसान है तो इन दोनों का, इसका कोई नुकसान नहीं है। और हमें किसको देखना है? हमें नेगेटिव को देखना है, और हमारा नेगेटिव तो गजब का डिलोकलाइज हो रहा है। क्लियर? अभी देखना राज को थोड़ा सा दुख होगा। क्या होगा? थोड़ा सा दुख होगा अगर अपन इस पाई बॉन्ड को इधर किसी के साथ डिलोकलाइज कर देते हैं तो। आप देखना ये पाई बॉन्ड आ गया और ये पाई बॉन्ड अगर इधर डिलोकलाइज होने लग गया तो राज का मुंह बन जाएगा। क्लियर? पहले किसको दिक्कत इन दोनों को थी? उसको कोई दिक्कत नहीं थी। आप ध्यान से सुनना मेरी बात को। इस नेगेटिव को गौर से देखिए, इधर भी रेजोनेंस उधर भी रेजोनेंस। लॉटरी लग चुकी थी। क्या लग चुकी थी? लॉटरी। उसके बाद इस सीओ ने क्या बोला कि अकेला तेरे साथ रेजोनेंस नहीं करूंगा, मैं कभी लोन पेयर के साथ भी क्या करूंगा? रेजोनेंस। तो इस लोन पेयर के सीओ के साथ रेजोनेंस करने से नेगेटिव का नुकसान हुआ है, क्योंकि उसका रेजोनेंस करने का मौका क्या हो गया? कम। पहले ये सीओ 100% नेगेटिव के साथ रेजोनेंस करता था, अब ये बोलता है कभी तेरे साथ रेजोनेंस करूंगा और कभी मैं लोन पेयर के साथ रेजोनेंस करूंगा। तो ये बहुत मुद्दे की बात होती है कि क्रॉस किसके लिए फायदे की चीज और किसके लिए नुकसान की बात है। और मैंने बोला था यहां तो क्रॉस का फंडा ही नहीं चलेगा। माइनस आर कितना है? 1। माइनस आर कितने हैं? 2। यहां माइनस आर कितना है? 1। और यहां माइनस आर कितने हैं? 2। है कि नहीं है? तो यहां तो क्रॉस का फंडा ही नहीं चलेगा भाई। क्रॉस का फंडा तब चलता है जब पाई इलेक्ट्रॉन्स आपके जो डिलोकलाइज हो रहे हो क्या हो? सेम। यहां क्रॉस लगाकर तो आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो कौन सा रहेगा? सेकंड। सेकंड के बाद कौन सा रहेगा? थर्ड। क्लियर? भले यहां क्रॉस है लेकिन इससे तो ज्यादा है। इतना रेजोनेंस तो इसके अंदर ये वाले पार्ट में, ये देखो गौर से, है कि नहीं है? तो फिर हमारे सामने आएगा थर्ड एंड देन रहेगा फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, और नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब आप देंगे। कौन सा रहेगा? 3, उसके बाद 2 और उसके बाद 1। बिल्कुल सही आप लोगों ने आंसर दिया है। देखिए यहां पर ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में नहीं जा सकता। यहां पर अगर आप ये वाला सीओ भी लगा दोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दिस नेगेटिव चार्ज इज लोकलाइज्ड। क्यों सर? क्योंकि अगर इसने कॉन्जुगेशन किया तो ब्रिज हेड के ऊपर sp2 आ जाएगा, जो आ नहीं सकता। पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। 3, 2, 1। ये तो पहले अपन बात कर चुके हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हमारे सामने रहेगा स्टेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजाइल कार्ब एनायंस। स्टेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजाइल कार्ब एनायंस। स्टेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजाइल कार्ब एनायंस। स्टेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजाइल कार्ब एनायंस, यानी कि अगर बेंजाइल कार्ब एनायन के ऊपर कोई ग्रुप लगा दिया जाए तो उसकी स्टेबिलिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है, हम उस पर बात करेंगे। ध्यान से सुनते रहना आप लोग तबीयत से। ये हमारे सामने एक बेंजाइल कार्ब एनायन है, नंबर 1 नेगेटिव चार्ज। उसके बाद अगर अपन बात करें तो ये हमारे सामने एक बेंजाइल कार्ब एनायन है।
अब हम देखेंगे कि कोई ग्रुप लगाने से इनकी स्टेबिलिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है। कोई अपने को ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, हम तबीयत से इन चीजों को समझ सकते हैं। ये हमारे सामने रहेगा थर्ड और ये रहेगा फोर्थ। सबसे पहले हम कोई ना कोई ग्रुप यहां पर इंट्रोड्यूस करके देखेंगे। मान लीजिए हम सीएन लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? सीएन। हमने इसकी ऑर्थो पोजीशन पर क्या लगा दिया है? सीएन। उसकी फिर मेटा पोजीशन पर भी क्या लगा दिया है? सीएन लीजिए। फिर अगर अपन बात करना चाहें तो इसकी पैरा पोजीशन के ऊपर भी क्या लगा दिया है? सीएन। ये हमारे सामने है। नाउ वी हैव टू चेक द स्टेबिलिटी कि इसकी स्टेबिलिटी से क्या फर्क पड़ने वाला है। इस सीएन के आने से इसकी स्टेबिलिटी पर क्या फर्क पड़ने वाला है। चलिए बताइए। सबसे पहले देखिए, यहां पर नेगेटिव चार्ज विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। बताइए अब ये सीएन इसको डिलोकलाइज करेगा क्या? यस। तो यहां से इसका कैसा इफेक्ट लगेगा? माइनस आर। एंड माइनस आर एनायन को स्टेबलाइज कर देता है। बहुत बढ़िया। इसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। इसमें नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। देन अगेन नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड and pi bond will convert into negative charge. You can see कि both groups are at meta position of each other, not involved in resonance. आपस में रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो ये यहां से केवल कौन सा इफेक्ट लगा पाएगा? माइनस आई। इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ तो करेगा सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। यहां पर भी आप जानते हैं नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड and pi bond will convert into negative. Then again negative will convert into pi bond and pi bond will convert into negative. फिर से कैसा इफेक्ट लगा देगा? माइनस आर। कैसा इफेक्ट लगा देगा? माइनस आर। और अब आप बोल सकते हैं देखिए सबसे ज्यादा स्टेबल या तो कौन सा होना चाहिए? सेकंड। या कौन सा होना चाहिए? फोर्थ। अब सेकंड और फोर्थ के अंदर माइनस आर तो क्या है? बराबर। क्योंकि आर इफेक्ट डिस्टेंस से इनडिपेंडेंट होता है। आर इफेक्ट डिस्टेंस से क्या होता है? इनडिपेंडेंट होता है। अब बताइए आपके क्या ख्यालात हैं। अब हम क्या देखेंगे? आर के बाद एच। सीएनएच लगाता नहीं है तो फिर कौन सा इफेक्ट लगाता है? ये माइनस आई। तो इसमें दोनों ही इफेक्ट एनायन को स्टेबलाइज कर रहे हैं। इसका मतलब माइनस आई यहां पर ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि ये नजदीक है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा निकला? सेकंड। उसके बाद फोर्थ। सेकंड और फोर्थ में डिसाइड किसने किया है? आई ने। क्लियर? चलिए उसके बाद कौन सा आ जाएगा? थर्ड। क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके स्टेबलाइज करेगा और पीछे कौन सा रहेगा? फर्स्ट। सो दिस विल बी द स्टेबिलिटी ऑर्डर। बड़ी आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है। दिमाग आप लोगों के पास है, चलाइएगा। यस, खानदानी दिमाग को चला दीजिए। आज ये हमारे सामने है बेंजाइल कार्बोनाइल और कर दीजिए पूरे खानदान को जलील। ये लीजिए OCS3 आ चुका है ऑर्थो पोजीशन के ऊपर। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो यही OCS3 कहां पर आ चुका है? मेटा पोजीशन के ऊपर। OCS3 ये हमारे सामने है थर्ड। फिर यही OCS3 कहां पर आ चुका है? पैरा पोजीशन के ऊपर। एंड यू हैव टू कंपेयर देयर स्टेबिलिटी। आपको स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि हाइपर कॉन्जुकेशन इज रेजोनेंस लाइक फिनोमिना। हाइपर कॉन्जुकेशन इज रेजोनेंस लाइक फिनोमिना। नंबर थर्ड आप लोगों के सामने आ रहा है क्वेश्चन। ये हमारे सामने है बेंजाइल कार्बोनाइल। बिल्कुल सही, नंबर वन। फिर अगर अपन बात करना चाहें तो इसकी ऑर्थो पोजीशन पर हमने लगा दिया है कौन सा? CH2। CH3 ग्रुप लगा दिया ऑर्थो पोजीशन के ऊपर। फिर इसकी मेटा पोजीशन पर हमने लगा दिया है कौन सा ग्रुप? CH3 मिथाइल ग्रुप। ये लीजिए लग चुका है। फिर अगर अपन बात करें तो इसकी पैरा पोजीशन पर भी लगा दिया है। एंड देन वी हैव टू कंपेयर द स्टेबिलिटी। ये लीजिए अब हमें स्टेबिलिटी कंपेयर करनी पड़ेगी। इसमें क्या आंसर दिया आपने? 3 1 2 4। आई थिंक दिस इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही आप लोगों ने आंसर दिया है। अब देखेंगे किस प्रकार से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे हम यहां पर इनका कंपैरिजन कर सकते हैं स्टेबिलिटी का। देखिए अगर अपन बात करना चाहें, यहां पर आप गौर से देखिए, क्या ये बेंजीन के ऊपर प्लस आर लगाएगा? यस। प्लस आर लगाए तो क्या होगा? लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। मैं समझ नहीं पा रहा हूं क्या हो जाएगा? एडजेसेंट एटम्स पर सिमिलर चार्जेस हाईली अनस्टेबल।
बताइए हाईली अनस्टेबल होगा कि नहीं होगा? तो भयंकर डिस्टेबलाइज कर देगा ये अपने प्लस आर से। क्या कर देगा? भयंकर डिस्टेबलाइज कर देगा इस एनायन को अपने प्लस आर से। नेक्स्ट में अगर अपन बात करना चाहें तो यहां पर बताइए क्या ये ऐसा कुछ कर पाएगा? नहीं, क्योंकि वो उसके मेटा पोजीशन पर है। और जब ये प्लस आर इफेक्ट लगाएगा तो नेगेटिव कहां कहां पर आएगा? इसकी ऑर्थो पर एंड पैरा पर। ये दोनों ऑर्थो हैं, ये कौन सी है? पैरा। तो यहां पर तो नेगेटिव बनेगा ही नहीं। ये जब अपना प्लस आर इफेक्ट लगाएगा तो आप बता सकते हैं नेगेटिव चार्ज कहां कहां जाएगा? यस, इसकी दोनों ऑर्थो पोजीशन पर। और कहां जाएगा? पैरा पर। और आप जानते हैं पैरा पर जाएगा तो एडजेसेंट एटम्स पर सिमिलर चार्जेस, हाईली अनस्टेबल। यानी कि सेकंड एंड फोर्थ बर्बाद हो चुके हैं भयंकर तरीके से एडजेसेंट एटम्स पर सेम चार्ज जाने से। अब आप जानते हैं आर इफेक्ट डिस्टेंस पर तो डिपेंड करता नहीं है, तो फिर हम किस प्रकार से बात करेंगे? ये भी बहुत बढ़िया बात है। अब आप बताइए आर बराबर हो गया तो फिर क्या देखते हैं? एच। और एच का यहाँ कोई मामला है ही नहीं, अल्काइल ग्रुप लगाते हैं एच। तो फिर किस कैसा इफेक्ट देखा जाएगा? आई। और OCH3 का कैसा इफेक्ट होता है? माइनस आई। और पैरा से आई का कोई मतलब रह नहीं जाता है। तो आप बताइए फिर क्या हालात रहेंगे? तो सबसे पीछे कौन सा मिलेगा? फोर्थ। फोर्थ के जस्ट बाद कौन सा मिलेगा? सेकंड। तो देखिए सबसे पीछे कौन सा चला गया है? फोर्थ। फिर कौन सा है? सेकंड, क्योंकि ये हाईली डिस्टेबलाइज हो चुके हैं। क्लियर? चलिए उसके बाद अगर अपन बात करना चाहें तो आप बताइए यहां पर ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा होगा? थ्रू सिग्मा बॉन्ड माइनस आई। कुछ ना कुछ स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, यहां पर कुछ भी नहीं है, इसीलिए सबसे आगे आ जाएगा थर्ड एंड देन कौन सा आ जाएगा? फर्स्ट। यू गॉट द पॉइंट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वापस से आपको आंसर बताना है, कौन सा रहेगा? 1 3 4 2 एंड दिस इज अगेन करेक्ट आंसर। क्लियर? अब आप देखना मुझसे एक सवाल करोगे, सर आपने बोला था कि एनायन के केस में प्लस एच इफेक्ट लगता ही नहीं है। मैं प्लस एच इफेक्ट एनायन पर नहीं लगा रहा हूं। वैसे तो बेटा लोन पेयर और नेगेटिव में भी कोई रेजोनेंस नहीं होता है। लोन पेयर और नेगेटिव में कोई रेजोनेंस नहीं होता है। ये सारे इफेक्ट कहां लग रहे हैं? बेंजीन पर। यहां से बताइए इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा? प्लस एच। यहां से हम कौन सा इफेक्ट देखते हैं? प्लस आई। और यहां से भी कौन सा लगेगा? प्लस एच। और प्लस वाले एनायन को क्या कर देते हैं? बर्बाद। क्या कर देते हैं? बर्बाद। अब ये तो क्लियर है कि सबसे पीछे या तो सेकंड आएगा या फोर्थ आएगा। लेकिन सर आपने प्लस एच लगा क्यों दिया? मैंने प्लस एच कहां लगाया है? बेंजीन पर। और बेंजीन पर प्लस एच के लगने से ही ये कार्बन आयन क्या हो जाएगा? बर्बाद। आप बताइए क्या ये अल्फा हाइड्रोजन इस डबल बॉन्ड के साथ हाइपर कर सकता है? यस। डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन कौन सा कार्बन है? अल्फा। और उस पर लगा हुआ हाइड्रोजन कौन सा है? उस पर लगा हुआ हाइड्रोजन कौन सा है? अल्फा हाइड्रोजन। है कि नहीं है? अब बताइए कैसे होगा? अगर इसने हाइपर कॉन्जुकेशन किया तो ये बॉन्ड किधर आएगा? ये बॉन्ड हमारे सामने आएगा इधर, और ये कहां जाएगा? उधर। नेक्स्ट हाइपर कॉन्जुकेटिव स्ट्रक्चर बना सकते हो? यस। अगर आपने नेक्स्ट हाइपर कॉन्जुकेटिव स्ट्रक्चर बना दिया तो आपके दिमाग में सारी बातें क्या हो जाएंगी? क्लियर। ये देख लीजिए गौर से, एडजेसेंट एटम्स पर कैसा चार्ज आ गया है? सिमिलर। तो प्लस एच इफेक्ट भी प्लस आर की तरह ही होता है। बेंजीन पर लगाया हमने, और बेंजीन पर प्लस एच के लगने से ये एनायन क्या हो रहा है? डिस्टेबलाइज हो रहा है। क्लियर? अब आप बताइए सेकंड और फोर्थ में कैसे डिसीजन करेंगे? प्लस एच दोनों में क्या हो चुका है? बराबर। प्लस एच दोनों में क्या हो चुका है? बराबर। फिर हम किसकी बात करेंगे? आई की। और ये कैसा इफेक्ट लगाता है? प्लस आई। मतलब सेकंड को दोनों ही बर्बाद कर रहे हैं। प्लस आई से भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, प्लस एच से भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। इसका मतलब सबसे पीछे कौन चला गया? सेकंड। फिर कौन सा आ गया? फोर्थ। आप बताइए प्लस आई भी तो क्या करता है? डिस्टेबलाइज करता है। मतलब इससे ज्यादा स्टेबल तो ये खुद है, इससे ज्यादा स्टेबल तो ये खुद है। तो यहां से हम कुछ बातें लिख सकते हैं। मान लीजिए ये हमारे सामने बेंजाइल कार्ब एनायन है। क्या है? बेंजाइल कार्ब एनायन हमारे सामने है। अगर यहां पर हम कोई ग्रुप लगाते हैं जी, चाहे वो ऑर्थो से या मेटा से या पैरा से, अगर वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, उसका नेट इफेक्ट कैसा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो उस सिचुएशन के अंदर अपन बात करना चाहें तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी किससे? अनसब्स्टिट्यूटेड बेंजाइल कार्बन आयन से। क्या आप इस बात से एग्री करते हो? यस। अगर कोई ऐसा ग्रुप लगा दिया है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इस नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश कर रहा है, तो वो इसको स्टेबलाइज करेगा कि डिस्टेबलाइज? तो उस केस में ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अगर ग्रुप हुआ तो क्या हो जाएगा? डिस्टेबलाइज। ये हमारे सामने एक ऑर्डर इन जनरल हमें देखने को मिलता है। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी इसके अंदर है क्या? अब ये मात्र क्या रह जाएगा? चित्रकला की प्रैक्टिस। अब आप कितने भी क्वेश्चंस कर लीजिए, अपने मॉड्यूल में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चंस अपने को एक साथ सॉल्व करने हैं। मॉड्यूल किस्तों में सॉल्व नहीं करना है, एक साथ सॉल्व करना है।
उसमें बेटर लगेगा आपको। कुछ चीजें भूल चुके होंगे, बहुत पहले लेक्चर में जो पढ़ा था, अब आधे लोग आई इफेक्ट का ऑर्डर भूल चुके होंगे। जब उनसे क्वेश्चन करने को मिलेंगे तो वो सुलटे सुलटे नजर आएंगे। और जिस दिन मैंने इंडक्टिव पढ़ाया था उस दिन सोचो तर और ताजा था दिमाग में से। आप बोलते हो सबको सुलटा देते तुम, लेकिन हमने उसी टाइम पर क्या किया, होल्ड किया थोड़ा सा। चलिए इसको साफ कर सकता हूं, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा आ जाएगा, 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के बीच में आ चुका है। थोड़ा सा दिमाग चले, कुछ कार्बोकेटाइन पे मैंने क्वेश्चंस दिए हैं विद आंसर। दोनों टाइप के लोग हैं, कुछ बोलते हैं सर आंसर दे दीजिए हम ऐसे देख लेंगे, हाँ ये फर्स्ट सेकंड सही ठीक है, हाँ ये भी ठीक है, हवा में देख लेंगे हम क्वेश्चंस को। लीजिए कर दीजिए स्टेबिलिटी का कंपैरिजन, बता दीजिए आंसर जल्दी से। सबसे आंसर दीजिए सबसे पहले, सेकंड, थर्ड, थर्ड या फिफ्थ। हाँ तो पहले एक बोला करो थर्ड, उसके बाद 5, उसके बाद 6, 7, 1, उसके बाद 4। क्लियर। चलिए आई थिंक ये दोनों कौन से हैं, माइनस आर वाले। अगर माइनस आर इस पार तो प्लस आर उस पार। क्लियर। अगर एक ही ऑप्शन में ये आगे और वो सबसे पीछे दिया हुआ है, टिक मार और निकल ले। आई थिंक ये फिर कौन से आए होंगे, यहां तक माइनस आई वाले आए होंगे, और ये फिर खुद रहा होगा। क्लियर। अब देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, कैसे भी करके इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो क्या कर रहा है उसको स्टेबलाइज। कोई माइनस आई से, कोई माइनस आर से इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश कर रहा है, और कोई इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा तो क्या करेगा, डिस्टेबलाइज। यहां पर आप देख पा रहे होंगे OCS3 ने प्लस आर से इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश की है, तो डिस्टेबलाइज कर दिया ना इनको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं। सबसे पहले बताओ इस नेगेटिव चार्ज के बारे में क्या ख्यालात है। ये नेगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है। दिस नेगेटिव चार्ज इज लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड। दिस नेगेटिव चार्ज इज लोकलाइज्ड, बिल्कुल सही है। तो बताइए लोकलाइज्ड पर इसमें कैसा इफेक्ट लगेगा, माइनस आई। यहां से भी कैसा इफेक्ट लगेगा,
माइनस आई, और ये कैसा इफेक्ट लगाएगा, प्लस आई, हाँ या ना। चलिए, तो सबसे ज्यादा स्टेबल सेकंड, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट, और सबसे पीछे कौन सा रहेगा, फोर्थ। यस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ध्यान दीजिए, हमने ऐसा ही क्वेश्चन के टाइम में भी किया था, सेम टू सेम, बिकॉज ये नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज नहीं हो सकता है। बेंजाइल वाला डिलोकलाइज हो सकता था, ये डिलोकलाइज नहीं हो सकता है। सो इट वाज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ एनायंस और कार्ब एनायन। इससे ज्यादा खोपड़ा खराब करने की हमें जरूरत नहीं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगा देंगे, इन एक्सप्लेनिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। इन एक्सप्लेनिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, कौन सा एप्लीकेशन है ये एसिडिक स्ट्रेंथ वाला, नंबर 8। 1 बाय 1 हम सभी पे आ रहे हैं, 1 बाय 1 हम सभी के ऊपर आ रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे इसको। तो नंबर 8 एप्लीकेशन हमारे सामने आ गया है, इन एक्सप्लेनिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। इन एक्सप्लेनिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, हम ऑर्गेनिक एसिड्स की यहां पर बात करेंगे। ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं वो इन जनरल वीक एसिड्स होते हैं। कैसे एसिड्स होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं। आपके आईओसी के जो एसिड्स होते हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स, उनकी पीकेए वैल्यू किस में होती है, माइनस में, और हमारे वालों की क्या होती है, प्लस में, बहुत दूर दूर तक फैली होती है। क्लियर। तो सबसे पहले तो आपको यह बताना पड़ेगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है। H+ डोनेट करने वाले एसिड है, एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं। देखिए हमारे सामने बहुत सारे एसिड बेस्ड कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे पहले आपने कभी अपनी जिंदगी में पढ़ा होगा आर्नियस एसिड बेस्ड कॉन्सेप्ट, उसके बाद आपने लुईस एसिड बेस्ड कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, फिर आपने ब्रोंस्टेन एंड लोरी का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। तो यहां पर हम बेसिकली कौन से एसिड बेस्ड कॉन्सेप्ट को डील करने वाले हैं ये जानना बेहद जरूरी है। हम बात करते हैं ब्रोंस्टेन लोरी एसिड्स की। किसकी बात करते हैं, ब्रोंस्टेन एंड लोरी का जो कॉन्सेप्ट था उन एसिड्स को हम डिस्कस करते हैं। ऐसे एसिड्स जो H+ दे सकते हैं। आप जानते हैं लुईस एसिड वो होते हैं जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, हम वो एसिड डिस्कस नहीं करते। तो यहां पर हम ब्रोंस्टेन एंड लोरी का एसिड बेस्ड जो कॉन्सेप्ट है उसके केवल एसिड्स हम डिस्कस करते हैं। और एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है ईज ऑफ डोनेशन ऑफ H+। ईज ऑफ डोनेशन ऑफ H+। ईज का मतलब है कौन कितनी जल्दी H+ देगा, कौन कितनी जल्दी H+ देगा। तो लिखिए ईज ऑफ डोनेशन ऑफ H+ इज नोन एज एसिडिक स्ट्रेंथ। Ease of donation of H+ is known as acidic strength। अगर कोई H+ बड़ी आसानी से दे देता, खटक से H+ दे देता है, तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा। हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड है। अपने दिमाग में इस बात को उतारिए, हमें पता ही नहीं चलता है, बस पढ़ते रहते। स्ट्रॉन्ग एसिड है इसका मतलब ये जल्दी H+ देगा। ये वीक एसिड है मतलब ये H+ आसानी से नहीं देगा। तो ईज ऑफ डोनेशन ऑफ H+ इज नोन एज एसिडिक स्ट्रेंथ। नाउ हम कैसे कंपेयर करेंगे कि किस एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है और किस एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ कम है, यानी कि कौन आसानी से H+ दे रहा होगा और कौन आसानी से H+ नहीं दे रहा होगा। चलिए उसके ऊपर भी हम आने वाले हैं। आप क्या करते हैं, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पर जाते हैं, डायरेक्ट, अपने को जनरली पता भी नहीं होता वो निकल कर कहां से आया है, कोई मतलब नहीं। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। कहां से आया नहीं पता, बस हमने पता है कि कॉन्जुगेट बेस देखना पड़ेगा। चलिए 1 बाय 1 बात करते हैं क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के पूछा जा सकता है। मान लीजिए अगर हमारे सामने ये कोई एसिड है और ये कौन है, वाटर। आप जानते हैं कभी फ्री H+ का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, आप इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ चुके हैं। अगर ये एसिड की तरह रिएक्शन के अंदर बिहेव करेगा तो डेफिनेटली ये किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस। एक H+ एक्सेप्टर होगा और एक H+ डोनर होगा। जो H+ डोनर होगा रिएक्शन के ड्यूरिंग उसका क्या बन जाएगा भाई लोगों, A-, जिसको हम क्या बोल देते हैं, कॉन्जुगेट बेस। क्या बोल देते हैं, कॉन्जुगेट बेस। क्या आप एग्री करते हैं, यस। और जो H+ ले लेगा उसका क्या बन जाएगा हमारे सामने, कॉन्जुगेट एसिड। तो ये हमारे सामने बनकर आ जाएगा कॉन्जुगेट एसिड। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं, बिल्कुल सही। आप बताइए अगर अपन देखना चाहें कि कौन अच्छा एसिड है, तो अच्छा एसिड क्या करेगा, जल्दी H+ देगा। अगर जल्दी H+ देगा तो आपके सामने जो H3O+ आयन की कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। या आप ये कह सकते हैं कि A- आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर। तो हम यहां से इक्विलिब्रियम की वैल्यू निकालना चाहते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या रहेगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A-। एग्री करते हैं,
यस, एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस, बिल्कुल सही, डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Ha मल्टीप्लाई बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2। अब आप बताइए H2O की क्या कंसंट्रेशन यहां पर कंसिडरेबली चेंज होने वाली है? नहीं, इट इज सॉल्वेंट। तो हम ऐसा लिख सकते हैं के इक्विलिब्रियम मल्टीप्लाई बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर भी क्या है? कांस्टेंट। तो ये हमारे सामने रहेगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस डिवाइडेड बाय, अगर अपन बात करना चाहें तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Ha। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? यस, के इक्विलिब्रियम भी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये भी हमारे सामने कैसी वैल्यू रहेगी? कांस्टेंट। दो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करोगे एक नया कांस्टेंट आ जाएगा, जिससे आप किसका नाम देते हैं? के एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। किसका नाम देते हैं? के एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। और एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की अगर अपन बात करना चाहें तो ये हमारे सामने कुछ इस प्रकार से रहता है। ध्यान से सुन लीजिए, अब सारे फंडे जो जिंदगी में आपने पढ़े हैं सब यहां से निकल कर आएंगे। सारे के सारे फंडे कहां से निकल कर आएंगे? यहां से निकल कर आएंगे। देखिए, आप ये बोल सकते हैं ऐसा एसिड जिसमें H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, क्योंकि के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस। या आप ये कह सकते हैं के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस, है कि नहीं है? अब कोई ज्यादा कब बनेगा? जाहिर सी बात है जब स्टेबल होगा। अगर दो अलग अलग एसिड का आप कंपैरिजन कर रहे हो तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब जाएगी? जब बनने वाली चीज क्या होंगी? स्टेबल। अगर दो अलग अलग एसिड है तो जिस एसिड का कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा वो इक्विलिब्रियम ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, और जिसका कम स्टेबल रहेगा वो इक्विलिब्रियम कम फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। आप जानते हैं इक्विलिब्रियम स्टेबिलिटी की तरफ शिफ्ट होता है। क्लियर? तो यहां से हम बहुत सारी बातें लिख सकते हैं जो नॉर्मली आप डायरेक्ट लिखकर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एग्जामिनर का पता नहीं है, बहुत सारी बातें आपसे पूछ सकता है। अभी देखना, मैं कुछ बातें पूछूंगा तो आप टै बोल जाएंगे। क्या बोल जाएंगे? टै। आप केवल उन्हीं बातों का जवाब देते हैं जो आपने सुनी हुई है। मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें के ए से हमें एक बात पता चला, के ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस। अगर किसी एसिड का एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा है, इसका मतलब उसमें H3O प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा, है कि नहीं है? यानी कि उसका एसिडिक नेचर क्या रहेगा? ज्यादा। आप ये बात यहां से बोल सकते हैं। यही हमारे सामने क्या होता है? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। के ए को बोलते हैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? यस। अगर किसी एसिड का एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा है, इट मींस उसके एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है? ज्यादा। आप बताइए के ए कब ज्यादा आएगा? तो ये टर्म्स की वैल्यू क्या होंगी? ज्यादा। ये टर्म्स की वैल्यू कब ज्यादा होंगी? जब इक्विलिब्रियम कहां जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब जाएगा? जब बनने वाली चीज क्या होंगी? स्टेबल होंगी। सारी बातें इंटरलिंक कर रही है कि नहीं कर रही है? यानी कि अगर किसी में कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो उसका के ए भी क्या मिलेगा? ज्यादा। अगर के ए ज्यादा मिलेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या मिलेगी? ज्यादा। तो आप बताइए, अगर हम बात करना चाहें एसिडिक स्ट्रेंथ को लिंक करने की कोशिश करें, एसिडिक स्ट्रेंथ को लीक करने की कोशिश करें, किस प्रकार से लिंक कर सकते हैं? एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के ए। अगर किसी एसिड का एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी? ज्यादा। और अगर अपन बात करना चाहें इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीकेए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके, आप जानते हैं यहां पर पीकेए इज इक्वल टू माइनस लॉग के। देखिए, जब तक के ए नहीं आएगा तब तक पीके भी नहीं आएगा। अभी मैं इस पर भी चर्चा करूंगा। या फिर आप कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। क्या ये बात बोली जा सकती है? यस, क्योंकि यहीं से देखो के ए मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये तब ज्यादा होगा जब इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा। ये सारे के सारे पैरामीटर्स हैं किसको डिस्कस करने के लिए? एसिडिक स्ट्रेंथ को डिस्कस करने के लिए। आप जानते हैं ये एक वैल्यू होती है, आप जानते हैं ये भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, और ये बिना डेटा के आ नहीं सकती। और थ्योरेटिकली हमारे सामने एक ही कॉन्सेप्ट बच गया है, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। यानी कि अगर दो एसिड्स की आप एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना चाहते हैं, वो भी थ्योरेटिकली, तो आपके पास एक ही कॉन्सेप्ट पता है, दैट इज द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। क्लियर? आप बताइए, क्या दो एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ पीएच के बेसिस पर डिस्कस की जा सकती है क्या? अगर मैं बोलूं किसी एसिड की पीएच कम है और किसी एसिड की पीएच ज्यादा है, तो कौन स्ट्रॉन्ग एसिड होगा? क्या होगा? जिसकी पीएच, दिमाग से पैदल लोगों, पीएच इज नॉट ए मेजरमेंट ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ।
पीएच आपको केवल ये बताता है कि गिवन सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन कितनी है H+ आयन की। पीएच कभी नहीं बताता आपको किसके रिगार्डिंग, एसिडिक स्ट्रेंथ के रिगार्डिंग। यही तो है मामला, बस जो पढ़ लिया जो सुन लिया तो बोल दिया है। पीएच का कोई लेना देना नहीं है। आप बताइए क्या के ए वैल्यू सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है? देखो गौर से, क्योंकि कंसंट्रेशन आपने क्या कर दिया है कांस्टेंट, लेकिन पीएच डिपेंड करेगा। अगर किसी एसिड का पीएच क्या है कम, उसमें वाटर और डाल दो, पीएच क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? क्योंकि आपका जो पर लीटर जो भी होगा या पर एमएल जो भी रहेगा, H+ आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो पीएच आपको केवल ये बताता है कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस इन ए गिवन सॉल्यूशन। वो घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, तो वो पीएच वेरी करती रहती है। और दूसरा, पीएच आपको ये भी बताएगा कि भाई कौन कितने H+ आयन दे रहा है। जैसे मान लीजिए 100 ml के अंदर अपन कैलकुलेट करना चाहें, हमने 1 मोल किसका लिया है, 1 मोल लिया है H2SO4 का। सोचना जरा, क्लियर? 100 ml के अंदर अगर अपन बात कर रहे हैं, क्लियर, और हमने 1 मोल ही किसका लिया है, HClO4 का। आप बताइए पीएच किसकी कम आएगी? आप बताइए पीएच किसकी कम आएगी? पीएच किसकी कम आएगी? H2SO4 की। आएगी कि नहीं आएगी? तो आपके हिसाब से तो H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, और स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, HClO4। फैल गया ना रायता। तो पीएच कभी भी एसिडिक नेचर के बारे में ना ही बताता है। इतना फिजिकल तो हम भी पढ़े हैं। क्लियर बेटा? राज बहुत गहरे हैं, लेकिन आपके लेवल पर खोले नहीं जा सकते, क्योंकि कैमरा लगा हुआ है। इतना छापेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस पर हम बहुत सारी बातें करेंगे। मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, मोर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ। कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल रहेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी क्या रहेगी, ज्यादा। अभी आपको रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप यहां से के ए से लिंक कर सकते हैं, पी के ए से लिंक कर सकते हैं। आप जानते हैं सबसे ज्यादा पी के ए लिखते हैं हम, क्यों? आप देखो जब भी एसिड का कंपैरिजन होता है पी के ए लिखा होता है, के ए में कम बातें करते हैं, क्यों? मजा आता है। और आप जानते हैं बिना के ए के पी के ए आ नहीं सकता, फिर भी हम पी के ए में ज्यादा बातें करते हैं, क्योंकि के ए की पावर, ऑर्गेनिक एसिड्स की अगर अपन बात करना चाहें, के ए की जो वैल्यू होती ना, वो 10⁻⁴ में आती है। जैसे 10⁻⁻⁵ ऐसे। जैसे एसिटिक एसिड की अगर अपन बात करना चाहें, 1.7 इंटू 10⁻⁻⁵ के अप्रोक्सीमेट होती है। तो देखो, इसको लिखना और याद करना दोनों मुश्किल है। और पीके ए वैल्यू जब आप इसकी निकालोगे, कितनी आ जाएगी अप्रोक्सीमेट? 4.76। कितनी आ जाएगी क्या? सो इजी टू रिमेंबर, इजी टू राइट। इतना सा कॉन्सेप्ट है, कोई भारी इसके अंदर लॉजिक नहीं लगा हुआ है कि हम पी के ए में बातें क्यों करते हैं, क्योंकि के ए 10⁻⁴ में चलता है, और पी के एक सिंपल नंबर में हमारे सामने आ जाता है। तो याद करना और लिखना दोनों आसान होते हैं, और कोई इसमें खतरनाक रॉकेट साइंस वाला लॉजिक नहीं। सुलटा दिए हो क्या? तो बहुत सारी बातें आपसे पूछ सकता है। कई बार बोलेगा एसिड दे देगा कि इनका के ए का ऑर्डर बताओ, फिर बोलेगा पी के ए का ऑर्डर बताओ। कई बार पूछेगा कौन एसिड ज्यादा डिसोसिएट होगा, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड का के ए क्या होता है, ज्यादा। और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड का के ए ज्यादा है तो उसका डिसोसिएशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर आप ये सारी बात कर सकते हैं, देखो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के। अगर आपको यह पता चल चुका है कि कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मतलब उसका के भी क्या होगा, ज्यादा। के ओ ज्यादा, के ए ज्यादा होगा, मतलब डिसोसिएशन क्या होगा, ज्यादा। अब आप आयोनिक पढ़ चुके हैं, अब ये छोटी बातें हो गई आप लोगों के लिए, मैं उस पर सारी चर्चाएं नहीं करना चाहता। हाँ, सुलटा दिया है क्या? चलिए तो कंपेयर करें एसिडिक स्ट्रेंथ। हाँ, हटवा दें। कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स। इधर से साफ करो, इधर साफ कर दूं? ये बहुत पढ़ा हुआ है तुमने यार, ये तो मैंने बता दिया। मैं डायरेक्टली लिखता तो फिर तुम्हें ये नहीं पता चलता कि बातें आई कहां से। क्यों हम बार बार कॉन्जुगेट बेस को देखते हैं? क्योंकि के ए कॉन्जुगेट बेस की क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चलिए, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ of the following acids, of the following acids, compare the acidic strength of the following acids। अब भाई धीरे धीरे क्वेश्चंस आपके सामने बढ़िया लेवल पर जाते हुए, पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल,
बिलोंग्स टू आईओसी, क्योंकि पता नहीं चलता ना हमें क्वेश्चन आईओसी का है कि ओसी का है। वहां ऐसे थोड़ी आते हैं कि पहले 15 क्वेश्चन फिजिकल के, फिर अगले 15 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक के, फिर अगले 15 क्वेश्चन ऑर्गेनिक के, ऐसे देता है क्या? केमिस्ट्री केमिस्ट्री होता है उसके लिए। और ऑर्गेनिक में तो और भी डिवाइड कर देता है, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव, एप्लीकेशन ऑफ हाइपर, ऐसे ही देता है हमें, और हम बड़ी आसानी से पहचान भी लेते हैं। क्या है ना, अपन 2-3 सालों से क्वेश्चन करके खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि ढंग का क्वेश्चन पिछले 3 सालों में तो उसने एक भी नहीं बनाया है। ढंग के क्वेश्चन की अगर अपन बात करना चाहें तो हमसे नहीं बनवाएंगे, वो हमसे भी क्वालिफाइड बंदों से बनवाते हैं। वो अलग बात है, वो भी गलतियां कर देते हैं। +2 पास के लिए बनाता है ना बेटा। एक दूसरे को जलील कर लिया करो तुम, इससे आत्मा को शांति मिल जाएगी तुम्हारे राक्षस। चलिए, यही करेक्शन निकालना तुम बस। चलिए पहले इनको सुलटाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ये ओसी आईओसी मिक्स क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन ओसी आईओसी क्या है? मिक्स। पता नहीं लगता कि क्वेश्चन ओसी का है या आईओसी का है, इसीलिए इन क्वेश्चंस को मैंने पहले करवाया। उसके बाद अपन ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस पर क्या करेंगे, बात करेंगे। बताइए पहले क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। सबसे ज्यादा कौन सा रहेगा? 4 3 2 1। शायद मुझे बताने की जरूरत ना पड़े। यहां क्या बनेगा? कॉन्जुगेट बेस F माइनस, यहां पर Cl माइनस, यहां पर Br माइनस, और यहां पर I माइनस। आप जानते हैं लार्ज एटम के ऊपर चार्ज क्या होता है? ज्यादा स्टेबल। इन ए ग्रुप डिसाइडिंग फैक्टर कौन होता है? साइज, नॉट En। क्लियर? बहुत सारे लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते कि यार F माइनस से ज्यादा Cl माइनस कैसे स्टेबल हो गया, क्योंकि En कुंडली मार के बैठा है। ले देकर En लगाना अपने को, ग्रुप में भी En, पीरियड में भी En। तो ऐसी बातों से बचें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप जानते हैं ये सारे के सारे इन एटम्स की साइज लगभग क्या है? बराबर। एक ही पीरियड के एटम है तो साइज ऑलमोस्ट क्या होती है? बराबर। तो डिसाइडिंग फैक्टर कौन होता है? En। इसका कॉन्जुगेट बेस CH3 माइनस, इसका कॉन्जुगेट बेस NH2 माइनस, इसका कॉन्जुगेट बेस OH माइनस, और इसका कॉन्जुगेट बेस F माइनस। आप जानते हैं कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये चलता है, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मोर स्टेबल। तो जाहिर सी बात है मिथेन से ज्यादा एसिडिक कौन होता है? अमोनिया।
अमोनिया से ज्यादा एसिडिक कौन होता है? वाटर। और वाटर से ज्यादा एसिडिक कौन होता है? HF। ये क्वेश्चन आपने आईओसी के अंदर भी किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब पहले मैं आप लोगों से चाहता हूं। बढ़िया क्वेश्चन। 3 2 1 4। चलिए, और किसी का कोई जवाब है क्या? ये तो गलत है। 2 1 3 4। इनको तो मैं गर्दन के बिना ही आज घर भेजूंगा, ये भी गलत है। 2 उसके बाद 3 2 1 तो आ गया ना, राक्षस क्रॉस मार दिया मैंने। सबसे ज्यादा एसिडिक होगा 2, उसके बाद 3, उसके बाद 1 और उसके बाद 4। दिस इज द करेक्ट आंसर। सुलट गए लोगों की फाइलें। ये ऐसे क्वेश्चन नीट में आ जाएंगे, सुलट जाएंगे, फिर बाद में pKa वैल्यू लिखते देखना क्या मिलेगा? pKa वैल्यू। HCN और वाटर के अंदर एक्सप्लेन करने में गुर्दों में पेन आ जाता है। pKa वैल्यू लिख देते हैं, खट एक्सेस की pKa वैल्यू ये, इसकी pKa वैल्यू ये। ध्यान से सुनना, गौर से सुनना मेरी बात को। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है? sp है कि नहीं है? बिल्कुल सही। इस कार्बन की भी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है हमारे सामने? sp। क्या दोनों की En बराबर है? क्या दोनों की En बराबर है? आप सोचो जब तक मैंने आपको मॉडिफाइड एन स्केल नहीं पढ़ाया था, ऐसा ही लगता था कि दोनों की एन बराबर है, लेकिन इन दोनों की एन बराबर नहीं है। यहां पर अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन यहां पर कैसा रहेगा? पार्शियल नेगेटिव। और यहां पर कैसा आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। आप जानते हैं एटम पर पार्शियल पॉजिटिव के आने से एन बढ़ती है, परसेंटेज एस करेक्टर के बढ़ने से एन बढ़ती है। और ये सारे के सारे अगर आप गौर से देख रहे हो तो सारे एक ही पीरियड के एटम्स हैं, तो यहां पर डिसाइडिंग फैक्टर कौन होगा? En। डिसाइडिंग फैक्टर कौन होगा? En। यहां पर इस कार्बन की En जो इस ऑक्सीजन से भी ज्यादा निकल जाती है, उसका कारण है पार्शियल पॉजिटिव प्लस में sp हाइब्रिडाइज्ड होना। तो सबसे ज्यादा एसिडिक हमारे सामने आता है कौन सा? सेकेंड। सबसे ज्यादा कौन सा आएगा? सेकेंड। ध्यान रखना, HCN is stronger acid as compared to water. HCN is stronger acid as compared to water. You got the point? चलिए अब सुनो, sp हाइब्रिडाइज्ड, नॉर्मल sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से ऑक्सीजन की एन कहीं ज्यादा होती है, ऑक्सीजन इसका पापा होता है। नॉर्मल sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन किससे ज्यादा आगे निकलता है? sp3 नाइट्रोजन से आगे निकलता है, ऑक्सीजन से आगे नहीं निकलता है। तो फिर हमारे सामने कौन आने वाला है? थर्ड नंबर पर वाटर इटसेल्फ, ऑक्सीजन। फिर कौन आएगा? sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की En नाइट्रोजन से क्या होती है? ज्यादा। तो फिर आ जाएगा नंबर 1 एंड फिर आएगा नंबर 4। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है क्या? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान रखना भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नॉर्मली आप किसके साथ कंपैरिजन कर लोगे? HCN वाटर का कंपैरिजन कर लोगे, या फिर आप इसका और इसका कंपैरिजन कर लोगे, HCN को साथ नहीं लेकर आओगे। ये OC प्लस IOC का मिक्स है। क्या है? OC प्लस IOC का मिक्स क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए, कौन सा आएगा? 4, उसके बाद 2, उसके बाद 3 1। और बताओ, ये तो गलत है। 4, उसके बाद 2, उसके बाद आएगा 3 और उसके बाद आएगा 1। राक्षस, दो दो कोड़ी के सवालों में फिसक रहे हो तुम। किसमें? तो क्या तुमने क्या बोला? सबसे ज्यादा स्टेबल एसिडिक स्ट्रेंथ आएगी 4 की, उसके बाद सेकंड की, ठीक है, उसके बाद कौन सा आएगा? थर्ड, और उसके बाद आएगा 1। हाँ ये सही है। कितने लोगों ने आंसर दिया है? सबने यही दिया है। अरे वो मैंने लिखा, वो तुमने बोला वो लिखा है। चलिए अब देखिए, यहां पर भले ही आपका ये जो H है ये sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, आप जानते हैं इसके कॉन्जुगेट बेस को क्या मिलने वाला है? मॉक्स। किस में आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, एरोमेटिसिटी के अंदर। यहां पर आप कोई सा भी H हटा लीजिए, जो नेगेटिव चार्ज आप लोगों के सामने बनेगा दैट विल बी लोकलाइज्ड। क्लियर? ये रेजोनेंस के अंदर नहीं है, इसका एरोमेटिसिटी के अंदर कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लोकलाइज्ड। यहां पर आप जानते हैं जब इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओगे तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp। तो ये नेगेटिव चार्ज sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर है। मोर विल बी द परसेंटेज एज करेक्टर, मोर विल बी द स्टेबिलिटी। यहां पर जब आप H हटाओगे तो आपके सामने एनायन कौन सा बनकर आएगा? ये वाला।
बताइए इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हमारे सामने क्या है, sp2। तो कई बार हमसे पूछेगा बताइए नेगेटिव चार्ज कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, sp2 में। कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल में, sp में। कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल में, sp2 में। तो यहां पर आप देखिए sp को भी डोमिनेट कर जाता है एरोमेटिसिटी की वजह से, 4 नंबर वाला। तो सबसे ज्यादा स्टेबल बेस कौन सा था हमने बताया था, कौन सा, फोर्थ। उसके बाद ये, उसके बाद इन दोनों में en क्या हो गई है, सेम। तो किसने डिसाइड किया था, माइनस आई ने। इनके कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी ऑलरेडी हम कंपेयर कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करना चाहें तो सेकेंड इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू फर्स्ट। रीजन बीइंग इसमें भी चटने के बाद एरोमेटिक बनेगा, इसमें भी है चटने के बाद एरोमेटिक बनेगा, लेकिन CN फर्दर इसको क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। आगे बात समझ में। तो इसमें तो गजब की स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलने वाली है। नेक्स्ट कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ। इसको साफ कर दूं। अब हम ऑर्गेनिक के अंदर आएंगे, प्योर ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस हमें दिखाई देने लगेंगे। कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ, किस किस का कंपैरिजन करना है। हाँ, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ, किस किस की कंपेयर कर देते हैं। सबसे पहले हमारे सामने रहेगा वाटर, फिर कौन रहेगा, एल्कोहल। फिर अगर अपन बात करना चाहें तो कौन रहने वाला है हमारे सामने, फिनोल। इन सब का एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हमें कंपेयर करना है। फिर कौन रहेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और फिर आखिरी में कौन रहेगा, सल्फोनिक एसिड। हमें इन सभी एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करना है। ये अब प्योरली क्वेश्चन किसके पास आ जाएगा, ऑर्गेनिक के पास आ जाएगा। अभी तक तो कभी EN का लोचा चल रहा था, कभी साइज का लोचा चल रहा था। अब इनमें EN और साइज आपको क्या देखने को मिलेगी, सेम। तो या तो इंडक्टिव से एक्सप्लेन होगा या फिर रेजोनेंस से एक्सप्लेन आपको होता हुआ नजर आएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसके केस में, वाटर के केस में। हमें किसको चेक करना पड़ेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। ये हमारे सामने वाटर है, यस। देखिए हम भी जानते हैं फ्री H+ का एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन हमें उससे कोई लेना देना नहीं, हमें चीजों को समझना है। अगर हम इसका कॉन्जुगेट बेस बना देते हैं तो यहां पर क्या बनेगा, H+ और साथ में क्या बन जाएगा, OH-। बताइए OH- को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। बेटा छोटी छोटी चीजों में ही सुलटा के चला जाएगा, ये ध्यान रख लेना। हाइड्रोक्साइड आयन, एल्कोक्साइड आयन, ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट, ये तो हमारे सामने है वाटर, क्या है, वाटर। नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा एल्कोहल। बताइए एल्कोहल का अगर हम कॉन्जुगेट एसिड बनाते हैं तो यहां से क्या रिमूव कर दीजिए, H+ और साथ में क्या बना दीजिए, RO-। ये हमारे सामने बनकर आ जाएगा एल्कोक्साइड आयन। क्या बनकर आ जाएगा, एल्कोक्साइड आयन हमारे सामने बनकर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा कौन, फिनॉल। ये तो आप लोगों का फेवरेट है, क्या, एल्कोहल। नेक्स्ट रहने वाला है फिनॉल, ये लीजिए। बताइए फिनोल का अगर हम कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं तो क्या ख्यालात हैं आपके फिनोल के बारे में। बताइए यहां से H+ हटाएंगे, यस। ये हमारे सामने क्या बनकर आएगा, कॉन्जुगेट बेस। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, फिनॉक्साइड आयन। क्या बोल देते हैं, इसी को ही फिनॉक्साइड आयन के नाम से इसको जाना जाता है। अब देखिए फिनॉक्साइड आयन जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस फिनॉक्साइड आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। अभी तक कोई भी नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज नहीं हो पा रहा था। पहली बार नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, डिलोकलाइजेशन। नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। बहुत बढ़िया। अगर यहां पर रेजोनेंस करेंगे तो नेगेटिव चार्ज यहां पहुंच जाएगा, यस। देन अगेन नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज कहां पर पहुंच जाएगा, पैरा पोजीशन पर। देन अगेन नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। तो बताइए इस बार जो नेगेटिव चार्ज है, इस बार जो हमारे सामने नेगेटिव चार्ज है वो कहां पर पहुंच जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पर। फिर से अगर यहां रेजोनेंस हुआ तो नेगेटिव चार्ज कहां पहुंच जाएगा, जहां से चलकर आया था वहीं पहुंच जाएगा। ये हमारे सामने फिनॉक्साइड आयन की क्या बनी हुई है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या बनी हुई है फिनॉक्साइड आयन की, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्लियर। कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे सामने बनी है, 5। लेकिन आप देख रहे हैं लेस इंपॉर्टेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इज गोइंग फ्रॉम मोर ईएन टू लेस ईएन, इतना ज्यादा स्टेबलाइजेशन नहीं मिलेगा इसको। नेक्स्ट हमारे सामने आने वाला है कौन, कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन आने वाला है, कार्बोक्सिलिक एसिड। बताइए अगर अपन इसका कॉन्जुगेट बेस बना देंगे तो हमारे सामने क्या बनकर आएगा, कार्बोक्सिलेट आयन।
कॉन्जुगेट बेस की बात करना चाहें तो ये हमारे सामने बनकर आता है कार्बोक्सिलेट आयन। क्या आप इस बात से सहमत हैं? यस। और ये कार्बोक्सिलेट आयन भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। कैसे? नेगेटिव चार्ज विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर हमारे सामने नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन के ऊपर पहुंच जाएगा। कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है? 2। कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे सामने बनकर आई है? 2। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट और लास्ट हमारे सामने जो बचा है वो रहेगा कौन सा? सल्फोनिक एसिड। ध्यान से देखते रहना, ये हमारे सामने दिया हुआ है सल्फोनिक एसिड। क्लियर? इसका भी कॉन्जुगेट बेस बनाइए। H+ हटा दीजिए, कॉन्जुगेट बेस बना लीजिए। अगर कॉन्जुगेट बेस बनाओगे तो यहां पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये करेगा रेजोनेंस, ये इसके अंदर, और वो कहां चला जाएगा? वहां। अगर ऐसा हुआ तो नेगेटिव चार्ज कहां दिखाई देगा? ऑक्सीजन पर। क्लियर? चलिए फिर से, नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर आपको दिखाई देगा कुछ इस प्रकार से। तबीयत से आप इनको ध्यान से देखिए, ये हमारे सामने सबके कॉन्जुगेट बेस बनकर आ गए। If we can compare the stability of conjugate base, then we can easily compare their acidic strength. हमें pKa याद करने की जरूरत नहीं है, और वो डेटाबेस क्वेश्चन हमसे पूछेगा भी मत। नहीं, कभी आपको लगता है कि डेटाबेस क्वेश्चन पूछेगा? नहीं पूछेगा। और बेटा पूछेगा ना तो तेरे से बनेगा भी नहीं, ये बात तू जान ले। बहुत सारे टीचर क्या होते हैं, 3-4 क्वेश्चन डेटाबेस डाल देते हैं, इसकी pKa ये, इसकी भी pKa, जिस दिन पढ़ाते उन्हीं दिन याद रहती उनको भी, 1 महीने बाद उनको भी pKa याद नहीं होता है। और हम एक ही चीज को दिन में 4 बार पढ़ाते हैं। कितनी बार पढ़ाते हैं? 4 बार। और 1 साल में कितनी बार पढ़ाते हैं? एटलीस्ट 12 बार। तो अपने आप याद हो जाती है। हमें एक ही चीज पढ़ानी है, लेकिन आपको ऑर्गेनिक के अलावा फिजिकल, इनऑर्गेनिक, फिजिक्स एंड बायोलॉजी भी पढ़नी है। क्लियर? तो जो डेटाबेस चीजें होती हैं, यकीन मानिए अगर डेटाबेस चीजें आती हैं पेपर के अंदर तो नहीं बनती हैं वो, और वो कभी डेटाबेस नहीं पूछता है। जेई ने क्वेश्चन पूछा है जिसको लोग बदनाम कर रहे हैं कि पीके बेस्ड था, जेई ऐसी बेवकूफी वाली बात नहीं करता है, बहुत शानदार क्वेश्चन पूछता है। बात करेंगे उसके ऊपर भी नेक्स्ट लेक्चर में, आपको साफ साफ दिखाई दे जाएगा। क्लियर? चलिए, नाउ वी हैव टू कंपेयर द स्टेबिलिटी। सबसे पहले अगर अपन बात करना चाहें, दिस नेगेटिव चार्ज इज लोकलाइज्ड। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस। दिस नेगेटिव चार्ज इज अगेन कैसा है? लोकलाइज्ड। बट ये नेगेटिव चार्ज हमारे सामने कैसा निकला? डीलोकलाइज्ड। कैसा निकला? डीलोकलाइज्ड। और इससे आगे के सारे क्या हैं? डीलोकलाइज्ड। तो एक बात तो हम जानते हैं कि लोकलाइज्ड से ज्यादा स्टेबल कौन होगा? डीलोकलाइज्ड। कहीं पर कम से कम उसको शेयरिंग का मौका तो मिल रहा है, इसमें तो शेयरिंग का मौका भी नहीं मिलेगा। इन दोनों के अंदर बताइए, आप बताइए एच का कैसा इफेक्ट होता है? नील बटे सन आता है ना, तो ये प्लस आई लगाता है ना माइनस आई लगाता है। एल्काइल ग्रुप का कैसा इफेक्ट होता है? प्लस आई। तो ये कॉन्जुगेट बेस को क्या करेगा? डिस्टेबलाइज करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? यस। तो मैं आपके सामने अब स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना, पहले छाप लेना एक साथ। फिर स्टेबिलिटी ऑर्डर की अगर अपन बात करना चाहें, क्या पता हमसे एनायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर ही पूछ ले। क्लियर? चलिए, अगर अपन बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल हमारे सामने ये वाला एनायन रहने वाला है। अभी सुनते जाना, सबसे ज्यादा स्टेबल हमारे सामने ये वाला एनायन रहने वाला है। फिर हमारे सामने आएगा कार्बोक्सिलेट आयन। अब पहले मैं इन दोनों को एक्सप्लेन कर दूं। यस, देखिए यहां पर अगर अपन बात करें, नेगेटिव चार्ज गोज फ्रॉम मोरियन टू मोरियन। ऑक्सीजन से कहां पर जा रहा है? ऑक्सीजन पर। और कितने ऑक्सीजन शेयर कर रहे हैं? 3। और तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन रही है? इक्विवेलेंट। बन रही कि नहीं बन रही है? तो यहां पर आप ये भी बोल सकते हैं कि इसके अंदर 3 इक्विवेलेंट क्या बनेंगी? आरएस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट में अगर अपन बात करना चाहें, नेगेटिव चार्ज गोज फ्रॉम मोरियन टू मोरियन, और साथ में हमारे सामने कितनी इक्विवेलेंट आरएस बनेंगी? 2 इक्विवेलेंट आरएस, 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमारे सामने दिखाई देंगी। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो ध्यान से सुनना, फिनॉक्साइड आयन में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एसीटेट आयन से ज्यादा हैं, बट ये लेस इंपॉर्टेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। रीजन बीइंग नेगेटिव चार्ज इज गोइंग फ्रॉम मोरियन टू लेसियन। तो फिनॉक्साइड आयन की जो स्टेबिलिटी होती है वो आपके एसीटेट आयन से क्या होती है? कम होती है। हालांकि इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या बनती हैं? ज्यादा, लेकिन मैटर नहीं करता नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, वो तो तब मैटर करती जब चार्ज सेम एटम से सेम एटम पर जाता है। जैसे इसमें मैटर कर रही है, इसमें सेम एटम टू सेम एटम, इसमें भी सेम एटम टू सेम एटम। तो इसमें कितनी है? 3, और इसमें कितनी है? 2। आ गया आंसर। क्लियर? अब इसमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैटर नहीं करेंगी। उसके बाद हमारे सामने आएगा हाइड्रोक्साइड आयन, और सबसे आखिरी में हमारे सामने कौन रहता है?
एल्कोक्साइड आयन, दिस विल बी द स्टेबिलिटी ऑर्डर। अगर ये कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी ऑर्डर है तो बताइए फिर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या रहने वाला है? क्या रहेगा? उल्टा कैसे रहेगा? राक्षस सबसे ज्यादा एसिडिक कौन मिलेगा आपको? सल्फोनिक एसिड। उसके बाद कौन मिलेगा आपको? कार्बोक्सिलिक एसिड्स। उसके बाद कौन मिलेगा आपको? फिनोल। अब अत्याचार तो तब हो जाएगा जब बाहर आके आधे राक्षस बोलेंगे सर याद करना है क्या ये? तो फिर इतना समझा है कि याद ही करना होता तो मैं डायरेक्ट ही बता देता। एक आपके पास एक्सेप्शनल केस होता है, मिथेनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर, नोबडी विल आस्क यू। चाहे याद है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इस पर बात भी नहीं करता है। ये हमारे सामने ऑर्डर आया है, पहले इसको छापिए, फिर दो चार बातें हमें यहां लिखनी जरूरी है क्योंकि जो एनसीईआरटी ने बात की है वो तो हमें आना ही चाहिए। अभी इसमें एनसीईआरटी ने बहुत खतरनाक बातें की हुई है। जब एनसीईआरटी खतरनाक बात करता है ना तो हम एमटीआर लिखकर वहां से निकल जाते हैं। मुझे तो रट लो। जैसे फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड कंपैरिजन, आंसर नहीं आएगा? सबसे ज्यादा फॉर्मिक, उसके बाद बेंजोइक, उसके बाद एसिटिक। आंसर याद है? एक्सप्लेनेशन नहीं पता? पीके वैल्यू बेस्ड। इसी कॉन्सेप्ट पर सबसे पहले एम्स ने क्वेश्चन बनाया था, बहुत शानदार, अल्टीमेट। उसके बाद जेई एडवांस ने 2017-18 में क्वेश्चन दागा, बहुत भयंकर क्वेश्चन। और गजब की बात, जो बात एनसीईआरटी लिखती है ना उसको हम पीके बेस्ड कर देते हैं। एनसीईआरटी ने लिखा है कि COOH ग्रुप के बाजू में विनाइल ग्रुप आ जाता है तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। बहुत खतरनाक बात लिखते हैं एनसीईआरटी, वहां हम पीके बेस्ड हो जाते हैं। बाकी बाकी हम पूरा कॉन्सेप्ट से समझेंगे। सुलटा दिया है क्या? जल्दी जल्दी सुलटाओ। कुछ लोगों ने घड़ी इसीलिए बांध रखी कि भाई 5 मिनट बचे हैं, यही छापेंगे बस अपन आज, आगे ना बढ़ने देंगे इसको। अब दौर आ जाएगा आपकी भी 2-2 क्लासेस का। पहले मॉर्निंग वालों में चली थी, अब इवनिंग में चलेंगे। कल तो दूसरे बैच का नंबर, परसों आपके बैच का नंबर है। सिलेबस तो खत्म करना ही पड़ेगा। स्टीरियो स्टार्ट करेंगे अपन, जीओसी के बाद क्या करेंगे? स्टीरियो। मेरा मन तो था रिएक्शन मैकेनिज्म शुरू कर दे क्योंकि रियल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वही है। अरे बहुत सारे आरएस में फैल जाएंगे, SN1 की स्टीरियो में ऐसे पहले हुए नजर आएंगे, उठा उठा के बाहर ले जाने पड़ेंगे। चला जा हॉस्टल चला जा, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे बर्बाद कर दिया ऑर्गेनिक वाले ने। मुझे पता ही नहीं आर क्या होता है, एस क्या होता है। कुछ तो डायरेक्ट फीस के चक्कर में राक्षस एंथ्यूज से भी उठ के आए हैं और एंथ्यूज में भी ऑनलाइन पढ़े हैं, मतलब पढ़े ही नहीं है। टीचर की गलती नहीं है, पढ़े ही नहीं है, वीडियो लेक्चर देखे ही नहीं है। ऑनलाइन का सबसे बड़ा नुकसान यही है, यहाँ कम से कम आके बैठ गए तो मजबूरी में सुनना ही पड़ेगा। ऑनलाइन में तो क्या करता है, ऐसे आलसी लोग हैं, आलसी ने डीठ है यहाँ पर, क्या है? डीठ। बंद भी नहीं करते थे कंप्यूटर, कैसे लात मार देते थे, स्क्रीन बंद, सो गए। कई बार तो बेचारा मास्टर अकेला ही बोलता रहता था, वो सो रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑनलाइन में आपने जमकर मजे लिए हैं, मास्टर का रिमोट आपके हाथ में होता था, ऐसे मजा नहीं आ रहा, रोक दे इसको, वो ऐसे अटका हुआ बेचारा, जैसे पैरालिसिस हो गया उसको। फिर ये बहुत धीरे धीरे बढ़ा रहे, इसकी स्पीड बढ़ाता हूँ, मास्टर के मजे ले रहे थे बस, समझ में आने का तो कोई मतलब ही नहीं था। इसी चक्कर में आप लोगों की स्पीड भी खत्म हो गई। कुछ लोगों ने बहुत बढ़िया बढ़िया नोट्स बनाए हैं, पॉज कर करके, पॉज कर करके आराम आराम से नोट्स बनाए हैं, इसीलिए स्पीड में आपको क्या हुआ? नुकसान हुआ। और उसी का फायदा नीट वाले ने उठाया, ऑप्शनल और दे दिए कि ले मैं तेरे को ज्यादा क्वेश्चन दे रहा हूं। कुछ ऐसे पापी जिनके पूरे हो गए हैं 45, फिर भी पढ़ रहे हैं, क्या पता इनमें से मेरे से और बन जाए। टाइम का किसी को मतलब ही नहीं है। लिखिए स्टार लगाकर, क्योंकि स्टार की बातें आपको शायद ज्यादा याद रहती है। एसिटेट आयन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू फिनॉक्साइड आयन। acetate ion is more stable as compared to phenoxide ion, while acetate ion is more stable as compared to phenoxide ion, while phenoxide ion has more number of resonating structures.
acetate ion is more stable as compared to phenoxide ion, while phenoxide ion has more number of resonating structures. क्या इस बात से आपको क्लियर हुआ कि फिनॉक्साइड आयन से ज्यादा स्टेबल कौन है? एसीटेट आयन। हालांकि इसकी नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिनॉक्साइड आयन में क्या है? ज्यादा। क्लियर? आगे लिखेंगे नेक्स्ट लाइन के अंदर, इन फिनॉक्साइड आयन नेगेटिव चार्ज गोज फ्रॉम टू मोरियन टू मोरियन। in acetate ion, in acetate ion negative charge goes from moreon to moreon. In acetate ion negative charge goes from moreon to moreon, goes from moreon to moreon, and have resonating structures of equal energy, ब्रैकेट में लिख सकते हो इक्विवेलेंट आरएस, ब्रैकेट में लिख सकते हो इक्विवेलेंट आरएस, क्योंकि अगर आरएस इक्विवेलेंट है तो एनर्जी भी क्या होगी? सेम। तो ये इसका मैंने कारण दे दिया है कि क्यों ऐसा होता है। फिनॉक्साइड में कहां से कहां जाता है? मोरियन टू लेसियन। ये स्टेटमेंट आपके सामने आ सकती है। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनते रहना, गजब की बात है। यानी कि हम सारी चर्चाएं कहां से करते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। आप बताइए कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? कॉन्जुगेट बेस मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें क्या मिलता है? एनायन। क्या मिलता है? एनायन। ध्यान से सुनना, मान लीजिए हमारे सामने कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। क्या आ गया है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तबीयत से सुनते रहना, मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। ये हमारे सामने कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर हमने यहां पर कोई जी ग्रुप लगा दिया है तो हम देखेंगे कि इस जी ग्रुप के लगने से इसके एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी या घटेगी। सारा मामला कहां से देखना पड़ेगा? कॉन्जुगेट बेस से। बताइए अगर हम इसका कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे तो यहां पर कैसा चार्ज दिखाई देगा? नेगेटिव। ये क्या बन जाएगा? H+। जी ग्रुप आपने यहां पर लगा दिया है। अब बताइए जी ग्रुप के बारे में क्या क्या ख्याल आता है आपके? जी ग्रुप का दो टाइप का नेचर हो सकता है, आइदर इट में बी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, आइदर इट में बी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इट में बी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा तो ये क्या करेगा? इस एनायन को क्या करेगा? स्टेबलाइज। क्या करेगा? स्टेबलाइज। आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा तो क्या करेगा? डिस्टेबलाइज। क्या करेगा? डिस्टेबलाइज। क्या आप इस बात से पूर्णतः सहमत हैं? यस। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो स्टेबलाइज करेगा और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो डिस्टेबलाइज करेगा। मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, मोर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ। हाँ या ना? तो आप ये बात यहां से भी तो कह सकते हैं कि अगर ग्रुप आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा दिया है तो इसका मतलब इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। हाँ या ना? और अगर आपने इसके ऊपर ग्रुप ऐसा लगा दिया है जो कैसा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो ये यहां पर क्या कर देगा? डिक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये कहानी केवल यहीं पर रहेगी या ये कहानी अल्कोहल के केस में भी दोहराई जा सकती है? कहीं पर भी दोहराई जा सकती है। मान लीजिए ये हमारे सामने कोई अल्कोहल है। अब मैं डायरेक्ट लिख दूं, अगर आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहां पर लगा दिया है तो ये क्या करेगा? इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ, इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। एंड अगर आपने गलती से यहां इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया है भाई लोगों, तो उस केस में क्या करेगा? डिक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या ये बातें आपको क्लियर हो चुकी हैं? यहीं से आप लोग क्या लिखते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ, किसकी बात कर रहे हैं? एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर इफेक्ट माइनस एच इफेक्ट, और अगर अपन बात करना चाहें माइनस आई इफेक्ट, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आर इफेक्ट एंड प्लस आई इफेक्ट। ये हमारे सामने निकल कर आता है जिसके बारे में आप बातें करते हैं। क्लियर? ये ट्रिक आपके सामने जो निकल कर आती है वो यहीं से निकल कर आती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन कौन से होते हैं? माइनस आर वाले, माइनस एच वाले और माइनस आई वाले। और डोनेटिंग कौन से होते हैं? प्लस आर वाले और प्लस आई वाले। अगर कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा, बिकॉज इट विल डिस्टेबलाइज द कॉन्जुगेट बेस, इट विल डिस्टेबलाइज द कॉन्जुगेट बेस। अगर कोई विड्रॉइंग है तो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा, बिकॉज इट विल स्टेबलाइज कॉन्जुगेट बेस। नेक्स्ट क्लास के अंदर चर्चाएं क्या रहेंगी? सारी रहेंगी। नेक्स्ट क्लास में अपन एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या बुला देंगे? टै बुला देंगे। क्या बुला देंगे भाई? टै। आज के लिए इतना है।